हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में एनपीओ का एक क्विक रिवीजन किया था और उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। अराउंड 8 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। काफी लंबा वो लेक्चर हो गया था, इसीलिए उसकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस मैंने आपको दिखाया था कि ऑलमोस्ट हम कई सारे टॉपिक्स जो है अपने कर चुके हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो अगेन एनपीओ का रिमेनिंग पोर्शन है। एनपीओ के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करता है। और इसमें हम 3 अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। मेजरली जो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इनके फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा आपका सब्सक्रिप्शन से जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया भी था, है ना। देन उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक करवाया जाता है इसका क्लोजिंग स्टॉक से क्वेश्चन आते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी लेक्चर करा दिया है, वहां पर हमने रिवाइज भी कर लिया और काफी सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए। ठीक है, आई होप कि आपको उनमें कोई भी डाउट नहीं है और आप अच्छे से उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो ये क्वेश्चंस हो गए थे हमारा 1, 2, 3 हो गया था, देन 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th। हाँ, टिल 8th हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था और उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ आ गए हैं और आपको कोई भी परेशानी इन क्वेश्चंस में नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। यहां से हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 9 से। यहां पर बोला है कि मिस एक्स लिमिटेड हैज इनकर्ड 50,000 on increasing the seating capacity of cinema hall। सिनेमा हॉल में जो सीटिंग कैपेसिटी होती है, जो लोग बैठे रहते हैं ना, उसे और बढ़ाया गया है। ठीक है, कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। तो ये किस तरीके का खर्चा है? मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, हमें लॉन्ग टर्म में हेल्प करता है। हमें पता है ना, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ऐसे खर्चे जो हमारे एसेट्स को बढ़ाते हैं और हमारी लायबिलिटीज को कम करते हैं। एक तो ऐसे याद कर सकते हैं आप, और इसमें दूसरा पॉइंट जो यूज किया जाता है कि ये कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप क्लियर है आप सभी को। मैंने कल के भी वीडियो में भी एक क्वेश्चन में आपको ये चीज एक्सप्लेन करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस की बात करी है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर अपोर्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ किस वैल्यू पर ये डिपेंड किए करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन खर्चों को हम कैसे बांटेंगे। देखो वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे डिपार्टमेंटल क्वेश्चन है। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उन अलग अलग डिपार्टमेंट में कैसे हम इन खर्चों को बांटेंगे, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हो रहे हैं, इन्हें हम कैसे बांटेंगे, जैसे कि वेजेस, सैलरीज, इसे हम कैसे बांटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल है, इसे आप जितने भी एम्प्लॉयज ने अपना टाइम खर्च किया है डिपार्टमेंट में, हर एक पर्सन ने जो भी अपना टाइम खर्च किया है उसके बेस पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आर अपोर्शन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑन बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड बाय एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं था, ये गलती से यहाँ पे ऐड हो गया है, ये ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट में आना चाहिए था, पर एनीवेज आपको ये क्वेश्चन भी आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, गिवन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन January 1st 2011 ₹400। भाई
पहली तारीख का स्टॉक है, तो ये क्या है आपका ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 400। देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन December 31, 2011। अब December 31 यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक कितना 100। देन पेमेंट फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग 2011, आपने कितना एडिशनल पेमेंट करा, 1200 का पेमेंट करा, तो कुल मिला के आपने कितना खर्चा कर दिया भाई इस बार स्टॉक स्टेशनरी के ऊपर, कितना खर्चा कर दिया 1600 का खर्चा कर दिया। ओके, और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक कितना था 100 रुपए था। और भी कुछ बताया भाई, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन December 31, 2011, 31 दिसंबर 2011 के लिए क्रेडिटर्स खड़े हैं कि भाई हमारे 150 रुपए उधार हैं, लाओ हमारे पैसे वापस करो। अब भाई 31 तारीख को कोई तुम्हारे दरवाजे पे खटखटा रहा है और कह रहा है लाओ हमारे 150 रुपए वापस करो, तो जाहिर सी बात है 31 तारीख से पहले ही तुमने इससे पैसे लिए होंगे, है ना। तो जब तुमने 31 तारीख से पहले पैसे लिए हैं 2011 के अंदर तो लिए होंगे, तो ये जो 150 रुपए लिए हैं ये तुमने करंट ईयर के पैसे लिए हैं, है ना। तो ये जो क्रेडिटर्स है करंट ईयर के हैं, तो भाई इन्हें ऐड कर दो, 150 रुपए ऐड कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, इजीली आपने इसका यहाँ पे आंसर निकालना है, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर है। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताएंगे सबके साथ कि कितना आंसर इसका हमारा बचेगा। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी रिफ्लेक्टेड। अरे वाह, ये क्वेश्चन कल के एग्जाम्पल रिवीजन में मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, इन्हें हम क्या करते हैं, इन्हें हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, बिकॉज ये एक स्पेसिफिक पर्पज से होते हैं, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक पर्पज से होते हैं। तो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ आएंगे, हमारे बैलेंस शीट में आएंगे, सिंपल सा बात है ना, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास 2 लाख या 5 लाख रुपए हैं और मैं इन पैसों को कहीं पे खर्च करना चाहती हूँ, तो बहुत सोचूंगी, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट है तो भाई सोच समझ के खर्च करेंगे, ऐसे तो खर्च नहीं कर सकते। अब जहां खर्च कर रहे हैं वहां से कितना रिटर्न आ रहा है ये भी तो देखना होगा। मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दी लेकिन मुझे वहां से कुछ खास रिटर्न नहीं आ रहा, मेरे 5 लाख प्रिंसिपल अमाउंट भी पूरी नहीं हो पा रही, तो ये क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट का, वो होता है ओवरलुक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन ईच प्रोजेक्ट। हर एक प्रोजेक्ट पे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है उसके बारे में सारी की सारी चीजों को देखना, जांचना और उसे परखना, क्या होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें से कौन सा आइटम जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। देखो एक एक करके आइटम को पढ़ो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा नहीं है। कॉस्ट ऑफ डिमोलिशिंग, कॉस्ट ऑफ डिमोलिशिंग टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स इरेक्टेड ऑन द साइट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रेसिडेंशियल कॉलोनी। आपने क्या किया, एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर था उसे बनाया, किस लिए, रेजिडेंशियल कॉलोनी के लिए, है ना। भाई एक कॉलोनी बनाई जा रही है और उसमें बनाने वाले जो लेबर्स हैं उनके लिए होता है ना, कभी कभी स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ सामान स्टोर करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि नहीं है, बताइए। भाई ये आपका आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो भी रेजिडेंशियल कॉलोनी आप बना रहे हैं इसके लिए जो खर्चा हो रहा है ये लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगा, है ना, और ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट आप कर रहे हैं, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट देखिए, फीस पेड टू लॉयर्स फॉर वेटिंग द टाइटल डीड्स ऑफ लैंड परचेज्ड। आपने क्या किया, कोई जमीन खरीदी और उसके लिए लॉयर को फीस पे करी है। देखो कोई भी आप लॉन्ग टर्म की चीज लेते हो ना, कोई भी एसेट, और उस पर जो भी खर्चा होता है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो क्या ये लॉन्ग टर्म एसेट है, बिल्कुल। तो इस पे जो भी खर्चा होगा जैसे कि फीस का पे करना लॉयर को, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने एक लाइसेंस ले लिया बार या रेस्टोरेंट चलाने के लिए, तो ये भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक बार कर दिया बार बार थोड़ी करेंगे। लेकिन अगर आपने मशीनरी का कोई खराब हुआ पार्ट रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो ये आपका एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है,
ठीक है, ये आपका क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों भाई, देखो मशीनरी का पार्ट खराब हुआ है तो पूरी मशीनरी थोड़ी बदल रहे हैं, हम तो मशीनरी के उस पार्ट को सिर्फ चेंज कर रहे हैं। तो जिस पार्ट को चेंज कर रहे हैं सिंपली उस पार्ट को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे और वो आपका बनेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड टू ब्रिंग इक्विपमेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ परचेज टू द प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन। आपने क्या किया, इक्विपमेंट को उसकी जो ओरिजिनल प्लेस थी जहां पे आपने खरीदा वहां से आप उसकी इंस्टॉलेशन की जगह पर लेकर आए और उसके इंश्योरेंस का आपने खर्चा किया, आपने उसके इंश्योरेंस का खर्चा किया। तो भाई मैंने आपको पहले बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर से या फिर कोई लॉन्ग टर्म एसेट पे जो खर्चा करते हैं वो सारा ही खर्चा आपका कैसा खर्चा हो जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का खर्चा हो जाता है। तो ये अगेन आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, इजी है, बेसिक सी चीजें हैं, मैंने इसलिए जानबूझ के ऐड करी ताकि कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में आपको डिफरेंस समझ आए। नेक्स्ट इज अमाउंट स्पेंड ऑन 20,000 ऑन पेंटिंग ऑफ इट्स बिल्डिंग, इट शुड बी रिकॉर्डेड एज। देखो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में इतने टाइम से काम चल रहा है किस चीज का, पेंटिंग का, और इसे पेंट किया गया है। ठीक है, ये देखो पेंट करते, ग्रीन पेंट किया इन्होंने, और ये काम चल रहा है तो आपसे पूछा है कि बताओ इसे कैसे एक्सपेंडिचर में हम डालेंगे। तो देखो अगर ये बिल्डिंग बिल्कुल न्यू होती ना, ठीक है, और इस्तेमाल करने से पहले इसकी पेंटिंग पे आप खर्च कर रहे होते तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता। लेकिन ये ऐसा खर्चा है जिसे आप खर्च आज कर रहे हैं लेकिन फायदा आपको फ्यूचर में होगा कि भाई बिल्डिंग हमारी खूबसूरत दिखेगी, सुंदर दिखेगी, है ना। तो ये आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बार बार तो पेंट नहीं कराते ना, एक बार करा के 3-4 साल तक तो छोड़ देते हैं, उसके बाद कराते हैं पेंट। तो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या देता है, बेनिफिट देता है। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है अच्छे से कि क्या यहाँ पे कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिनेमा हॉल। ये चीज शायद मैंने करवा दी आपको, सिनेमा हॉल की सीटिंग कैपेसिटी पे इंक्रीज पे खर्च कर रहे हैं। तो ये आपका कैसा खर्चा है, अगेन ये आपका कैपिटल नेचर का खर्चा है, इंक्रीजिंग वर्ड आ गया ना यहाँ पे, तो ये कैसा खर्चा है, ये आपका कैपिटल नेचर का खर्चा है। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, भाई फिक्स्ड एसेट पर डेप्रिसिएशन तो आप हर साल चार्ज करते हैं, एवरी ईयर, है ना, एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 10,000, फिर कभी 5,000, ठीक है, फिर आपका 4,000, 3,000। तो ये सारी की सारी चीजें आप क्या करते हैं हर साल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कैसा एक्सपेंडिचर है, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, कैसा एक्सपेंडिचर है आपका, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन एसेट जो है, एसेट पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो हर साल चार्ज हो रहा है। तो ये जो खर्चा है ये आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, कल ही बताया था, पर इससे पिछले लेक्चर में नॉन कैश एक्सपेंस है आपका डेप्रिसिएशन। ठीक है, अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का कि मिस एक्स लिमिटेड ने क्या किया, has received 5 lakh compensation from municipal corporation on acquisition of an agricultural land for construction of road or bridges. As a compensation आपको मिला है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आपका एग्रीकल्चर लैंड इस्तेमाल कर लिया रोड बनाने में या फिर ब्रिजेस बनाने में। तो मुआवजा मिलता है ना उन लोगों को, जिन लोगों की ये लैंड होती है ना, उन लोगों को क्या मिलता है, उन लोगों को मुआवजा मिलता है। तो ये क्या है, सबसे पहले तो ये रिसिट है। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पर सरकार ऐसा करेगी कि बार बार आपको रिसिट करेगी, मतलब बार बार चीजें आपको पे करेगी, ऐसा करेगी क्या सरकार? नहीं भाई, एक ही बारी में आपको मिल जाएगा ना। तो ये आपका कैसा रिसिट है, ये आपका कैपिटल रिसिट है, क्योंकि ये आपको वन टाइम में ही मिल जाएगा, बार बार गवर्नमेंट आपको इसके लिए पे नहीं करेगी, है ना। इसीलिए ये जो बनेगा आपका, ये क्या बनेगा आपका कैपिटल रिसिट। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा एक और टॉपिक क्लियर होता है एनपीओ का। इसका हमने रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट कर लिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कर लिया। दो पार्ट्स में हमने इस वीडियो को डिवाइड करा है। पहले पार्ट में हमने इसके पहले तो रिवीजन करा, देन हमने इसके एमसीक्यू करे,
और रिमेनिंग एमसीक्यूज को हमने सेकंड पार्ट में सॉल्व किया है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक्स पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहे हैं और कोई भी परेशानी नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सारे के सारे जो प्रीवियस वीडियोस है उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, एंड देन उसके बाद टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए जहां पर आपको ये पीडीएफ मिलेगी ये लेक्चर्स अपलोड होने के बाद। ठीक है, तो आई होप कि आपको हेल्पफुल रहे हैं ये सारे के सारे लेक्चर्स, आपको बेनिफिट हो रहा है इन सभी वीडियो से। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, जो कमेंट करने को कहती हूँ प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में किया कीजिए, आंसर बताया कीजिए कि आपका क्या आंसर आया है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशंस। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहें। I'll see you in the next video. Till then, keep studying, keep revising. Bye bye students. Take care of yourselves. Bye bye.